In this class, we are going to study about taxonomical aids or taxonomical tools. So we have completed our taxonomic categories. So now we will study about how and what are the ways or what are the helpful tools which we have to classify and identify various organisms. यानी कि यहाँ पर हम ऐसे ऐसे वेज एंड मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे या फिर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स या फिर टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में वो सारे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सके। यानी कि दीज आर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हाउसेस, ये एक तरह के इंफॉर्मेशन स्टोरेज हाउसेस होते हैं जो कि हमें किसी भी स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और उसी इंफॉर्मेशन से हम उस स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या आइडेंटिफाई करने के बाद क्लासिफाई कर सकते हैं। सो वेरियस स्टेप्स ऑफ taxonomy, that is identification or classification, is possible only with the help of taxonomical aids or tools. इनके बिना classification करना बहुत मुश्किल होता है because not at every place of the world every species is found. तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइप्स के स्पीशीज पाए जाते हैं और अलग अलग जगहों पर वेरियस टैक्सोनॉमिकल एड्स फॉर्म किए जाते हैं जिससे कि वहां पे जो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करके रखा जा सके। सो दिस इज द होल पर्पस ऑफ स्टडिंग टैक्सोनॉमिकल aids. So first of all, by the definition we can understand these are collections of samples और preserved organisms. तो samples क्या हो सकते हैं? किसी भी प्लांट का फ्लावर, उसका फ्रूट, उसका सीड, उसका एक शूट या उसका कोई और फ्लावर का पार्ट या फिर उसका किसी रूट का पार्ट, तो कोई भी पार्ट जो उसका स्पेसिमेन के तौर पे हम रख सकते हैं या फिर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म का हम पार्ट नहीं रखते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म का हम पूरा बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं। सो आइदर द सैंपल्स और प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स व्हिच हेल्प इन एक्सटेंसिव रिसर्च। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव रिसर्च का मतलब क्या है कि हम उस ऑर्गेनिज्म को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या उसके बारे में स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो स्टडी करने के बाद उसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं और टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में उसे कौन से प्लेस पे किस कैटेगरी में रखना है। जैसे कि हमने किंगडम से लेकर स्पीशीज तक पढ़ा था टैक्सोनॉमिक हायरार्की का, उसमें हमने देखे थे कि एक किंगडम में बहुत सारे फाइलम हो सकते हैं या उसके अंदर बहुत सारे क्लास, फिर उसके नीचे ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस और उसके बाद स्पीशीज आए थे। तो बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के बाद हम कहाँ रखेंगे उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें टैक्सोनॉमिकल एड्स और टूल से मिलता है। सो इसमें सबसे पहला जो टैक्सोनॉमिकल टूल है या टैक्सोनॉमिकल एड है दैट इज कॉल्ड एज हर्बेरियम। इसका प्लूरल को कहते हैं हर्बेरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट अ हर्बेरियम इज। तो इट इज द रेफरेंस कलेक्शन, यानी कि इस कलेक्शन को हम रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट सम प्लांट और फिर व्हेन वी आर स्टडिंग और स्टेटिंग अबाउट सर्टेन प्लांट। तो उसमें अगर हम उसके सैंपल को खोजें तो यहाँ पर हम रेफरेंस के तौर पे उस सैंपल को यूज कर सकते हैं। सो इट इज अ रेफरेंस कलेक्शन कंसिस्टिंग ऑफ केयरफुली सिलेक्टेड एंड ड्राइड प्लांट्स। तो यहाँ पर बहुत ही केयरफुली प्लांट्स को सिलेक्ट किया जाता है। यानी कि अगर हम सपोज करो कि डाइकॉट प्लांट्स को कलेक्ट कर रहे हैं उनके सैंपल्स को, तो यहाँ पे डाइकॉट प्लांट्स में हम ये नोटिस करेंगे ना कि जो भी सैंपल हम कलेक्ट कर रहे हैं उनका स्टेम के अंदर एक सर्टेन फीचर होता है। या फिर अगर हम उसके लीव्स की बात करें तो डाइकॉट प्लांट के अंदर जो लीव्स होते हैं उनमें एक सर्टेन टाइप का रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो ऐसे ऐसे फीचर्स को हम पहले देखेंगे तभी उस प्लांट को केयरफुली सिलेक्ट करेंगे उस कैटेगरी में रखने के लिए। उसके बाद उस प्लांट को ड्राई किया जाता है, उसका जो सैंपल होता है वो ड्राई करने के बाद रखेंगे, क्योंकि अगर प्लांट का पार्ट वेट रहेगा तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, फंगल ग्रोथ होगा। तो बैक्टीरिया और फंगस मिलके उस स्पेसिमेन को या उस सैंपल को डिस्ट्रॉय कर देंगे या फिर डीकंपोज कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हम रेफरेंस प्लांट रखेंगे उन्हें बहुत अच्छे से ड्राई कर देते हैं और उसके बाद उसे प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने के बाद उसे हम एक पेपर शीट पर, जो कि काफी स्टैंडर्ड साइज का होता है, उस पर उसे फिक्स कर देते हैं। और उस पेपर शीट का जो साइज होता है वो होता है 29x41 और 30x45 सेंटीमीटर। ये दो साइज का हर्बेरियम शीट जनरली पाया जाता है। नाउ उस शीट के राइट हैंड कॉर्नर पर हम उस प्लांट के बारे में लिखते हैं। तो उस जो लेबल होता है उसे हम कहते हैं नॉर्मली
उसका जो मेजरमेंट होता है वो 7 × 12 सेंटीमीटर का होता है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो बड़ा वाला हर्बेरियम शीट जिसपे कि प्लांट फिक्स किया जाएगा या प्लांट का शूट या सैंपल फिक्स किया जाएगा, उस शीट का साइज हो गया 29 × 41 और 30 × 45 सेंटीमीटर। और उसके बाहर में जो उस पर लेबल लगेगा जिसके पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा, उस इंफॉर्मेशन वाला जो साइज होता है, जो लेबल होता है, उसका साइज होता है 7 × 12 सेंटीमीटर। तो जिस तरह आपके नोटबुक के आगे एक नेम प्लेट लगा होता है जिसमें आपका क्लास, आपका रोल नंबर, आपका सेक्शन, आपका सब्जेक्ट, वो सारी चीजें लिखी होती है, उसी तरह आपके नेम प्लेट की तरह यहाँ पर भी एक नेम प्लेट लगा होता है जिसे हम कहते हैं लेबल। जैसे कि कपड़ों में प्राइस टैग होता है, उसके बारे में लिखा होता है कॉटन है या लाइनन है, उसकी प्राइस क्या है, किस ब्रांड का है। लाइकवाइज यहाँ भी एक लेबल लगा होता है। सो इसका साइज होता है और ये राइट हैंड जो हर्बेरियम शीट होता है उसके राइट हैंड कॉर्नर पे हो सकता है राइट हैंड कॉर्नर लोअर साइड का हो या राइट हैंड कॉर्नर अपर साइड का हो, लेकिन राइट हैंड कॉर्नर पर ही रहता है। नाउ इस लेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होते होंगे, सो वी आर गोना सी दिस, दैट इज उस लेबल पर लोकल, बोटैनिकल और इंग्लिश नेम होता है। यानी कि लोकल, बोटैनिकल, इंग्लिश नेम। लोकल मतलब जिस एरिया से प्लांट को ऑब्टेन किया गया। फॉर एग्जांपल गुजरात में हम आम को कैरी कहते हैं, अदर नॉर्थ इंडिया में आम को नॉर्मली आम कहा जाता है, इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, बायो में मैंगीफेरा इंडिका कहते हैं। सो ये 3 अलग अलग नाम हो गए, यानी कि लोकल नाम, बोटैनिकल जिसे हम साइंटिफिक नाम कहते हैं, और इंग्लिश जिसे कि नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में उसे किसी नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल पोटैटो को बायो में हम कहते हैं सोलेनम ट्यूबेरोसम और नॉर्मली हम हिंदी में कहते हैं आलू। तो लोकल, बोटैनिकल और इंग्लिश नेम लिखा रहेगा उस लेबल साइज पे। उसके अलावा किस इंसान ने उस प्लांट के स्पेसिमेन को या सैंपल को कलेक्ट किया है। सपोज आई कलेक्ट अ सर्टेन प्लांट और मैंने हर्बेरियम में शीट प्रिपेयर करके हर्बेरियम में रखा है, तो उस लेबल पर मेरा भी नाम होगा कि मैंने इसे ऑब्टेन किया था, मैंने इसे फॉर्म किया था। उसके बाद मैंने उसे कब ऑब्टेन किया, कहां ऑब्टेन किया, किस डेट को, और वो सारी चीजें उस पर लिखी होंगी। दैट इज डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। सपोज मैंने आज कलेक्ट किया तो आज के डेट में उस पर डेट मेंशन किया जाएगा, कहां से मैंने कलेक्ट किया वो प्लेस मेंशन होगा और टाइम भी मेंशन होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हर्बेरियम शीट के लेबल पर लिखी होती है। नाउ वी कम टू द प्रोसेस कि कैसे हम शीट को नॉर्मली प्रिपेयर करते हैं। तो नॉर्मली शीट को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या लेते हैं कि जो प्लांट है जिसका हमें हर्बेरियम शीट प्रिपेयर करना है, तो हर्बेरियम शीट को पर 30 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग शूट्स लेंगे। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जनरली उसमें हम 30 to 40 सेंटीमीटर का लॉन्ग शूट लेंगे, जिनमें कि हेल्दी लीव्स होने चाहिए, वो प्लांट से रिमूव करते हैं। फिर उसे हम ड्राई कर सकते हैं, बट वी आर गोना फर्स्ट सी कि दूसरे टाइप के बड़े बड़े ट्रीज में हम क्या करेंगे। तो छोटे छोटे प्लांट में तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं 30 to 40 सेंटीमीटर के लॉन्ग शूट्स, लेकिन अगर बड़े बड़े पेड़ हैं या फिर श्रब्स हैं तो उनमें तो बहुत अलग अलग टाइप्स के ब्रांचेस होंगे। किसी ब्रांच पर सिर्फ लीफ होगा, किसी ब्रांच पर फ्लावर होगा, किसी ब्रांच पे फ्रूट होगा। तो यहाँ पर तो अलग अलग टाइप के ब्रांचेस ऑब्टेन करने होंगे, क्योंकि ट्रीज में बहुत अलग टाइप के ब्रांचेस होते हैं। तो यहाँ पर कुछ शूट में लीव्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे। तो जिन जिन शूट्स पर फ्लावर्स होंगे उनमें हम कटिंग करेंगे, फिर लीव्स वाले को, फिर फ्लावर्स वाले को कटिंग करेंगे, और फिर इसके लिए अलग अलग हमें हर्बेरियम शीट प्रिपेयर करना होगा। या फिर हो सकता है कि एक ही हर्बेरियम शीट पर भी हम इसे कर सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो अब आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो ऑब्टेन किया था और यहाँ पर जो शूट ऑब्टेन किया था उसे हम प्रेस करेंगे, यानी कि उसको काफी ज्यादा फ्लैटन किया जाता है। उसके बाद उसे फ्रेश मैगजीन या न्यूज़पेपर में रखा जाता है। सो वी नो दैट मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स आर मेड ऑफ पेपर। तो पेपर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो पेपर एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, और जब उसको ड्राई कर लिया जाता है, व्हेन दैट प्लांट स्पेसिमेन इज ड्राइड, उसके बाद शूट्स को हम हर्बेरियम शीट्स पर, हर्बेरियम का जो शीट्स होता है उस पर माउंट कर लिया जाता है। That is, the plants will then be mounted on herbarium sheets. Now herbarium के जो रूम्स होते हैं
वो रूम्स में तो कोई भी जो पेस्ट होते हैं, कोई भी फंगस, कोई भी कीड़ा लग सकता है या बैक्टीरिया या फिर कोई भी और जो कि पेस्ट, जिसे हम नॉर्मली पेस्ट कहते हैं, उसका इन्फेक्शन हो सकता है वहां पर। इसीलिए हर्बेरियम के रूम्स को डिसइंफेक्ट किया जाता है रेगुलरली विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स। तो उसके अलावा एक फंगस होता है, फंगस तो जहां भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा वहां फंगस ग्रो कर सकता है। तो हर्बेरियम रूम में इतने सारे प्लांट के स्पेसिमेंस रखे हैं तो वहां पर भी तो फंगस इजीली ग्रो कर सकता है। तो अगर हम हर्बेरियम में जो रूम है उस रूम का ह्यूमिडिटी बहुत कम रखें, यानी कि आपने देखा होगा कि समर मंथ्स में फंगस कहीं कहीं पे ग्रो, जो मोस्ट प्लेसेस होते हैं समर में फंगस ग्रो नहीं करता है, लेकिन उन्हीं प्लेसेस पे रोड साइड्स में, वेरियस फील्ड्स में जैसे ही मॉनसून सीजन आता है फंगस ग्रो कर जाता है। यानी कि मॉनसून में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है, समर सीजन में यानी कि प्री मॉनसून वाला पार्ट में ह्यूमिडिटी काफी कम होता है, तो वहां पर फंगस ग्रो नहीं करता है। मॉनसून में फंगस हर जगह ग्रो करने लगता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ह्यूमिडिटी में फंगस बहुत आसानी से ग्रो कर सकता है। इसीलिए जो हर्बेरिया रूम्स होते हैं उनकी ह्यूमिडिटी को कम रखा जाता है ताकि प्लांट्स पर फंगस इन्फेक्शन ना हो, और ऑल्सो उन्हें हम डिसइंफेक्ट करते रहते हैं रेगुलरली ताकि पेस्ट इन्फेक्शन भी ना हो। नाउ अब हम बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ है। तो सबसे बड़ा हर्बेरियम है रॉयल बोटैनिकल गार्डन जो कि क्यू में है, इट्स इन इंग्लैंड। सो इसके पास 6.5 मिलियन स्पेसिमेंस है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 65 लाख स्पेसिमेंस हैं यहाँ पर प्लांट्स के। अब इंडिया का सबसे बड़ा कहाँ है? तो वो है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो कि कोलकाता में है। इसके पास लगभग 2 मिलियन स्पेसिमेंस है। सो दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज लार्जेस्ट ऑफ द इंडिया। अब वर्ल्ड में जो नंबर 2 पे आता है वो फ्रांस के पेरिस में है हर्बेरियम। सो उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है मेनली। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हर्बेरिया है और ये इंडिया का सबसे हर्बेरिया है। सो नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द हर्बेरियम। इसके बाद हमें और भी अलग टाइप के जो कि हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। Now we'll study about the other types of taxonomic aids, that is flora, manuals, monographs and catalogs. So these are given at the end of this chapter, but it is more convenient to study it at this stage because after taxonomic keys it has been given in your 11th book. So we will be more convenient while studying it at this stage just after herbaria. So first of all we have to study about flora. So flora contains lots of information about the plants of an area, यानी कि किसी भी प्लांट का जो स्पीशीज है किसी भी एरिया में जो पाया जा रहा है उनके बारे में बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखेगा, जैसे कि उन प्लांट्स का हैबिटेट क्या है, उन प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है वो किस तरह के कंडीशन में ज्यादा होता है, किस में कम होता है, यानी कि वो प्लांट किस तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रो करता है या फिर किस तरह के वेदर में वो फ्लावरिंग शो करेगा या फिर वेजिटेटिव ग्रोथ शो करेगा। उसके अलावा वो बहुत भी और तरह, जैसे कि सीजनल चेंजेस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स, यानी कि जैसे जैसे सीजन चेंज करता है वैसे वैसे सर्टेन एरिया में हो सकता है कि सर्टेन सीजनल प्लांट्स हो और सर्टेन सीजनल प्लांट्स उस सीजन के बाद खत्म हो जाए, या फिर कुछ पेरेनियल प्लांट्स भी हो सकते हैं जो कि साल भर जिंदा रहते हैं या फिर 2 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं। तो किसी भी एरिया के प्लांट्स के बारे में जो ऑलमोस्ट एवरी इंफॉर्मेशन होता है वो स्टोर, उस कंपाइलेशन को हम फ्लोरा कहते हैं। तो these are compilations describing habitat, environmental conditions, seasonal changes and description of plants along with their identification keys. So ये जो keys होते हैं यानी कि identification keys, we are going to study it at the last of this chapter, not now. So these floras are available for ready reference, यानी कि जब भी आप किसी species, किसी भी area में जितने भी plants हैं उनके बारे में जानना चाहते हो तो first of all what would you refer? You would refer to the flora of that area. For example, British India के flora के बारे में हम बात कर सकते हैं कि इंडिया में कैसे कैसे किस किस तरह के plants पाए जाते हैं, या फिर हम flora of गुजरात की बात कर सकते हैं कि गुजरात में किस तरह के plants पाए जाते हैं, किस सीजन में कौन से प्लांट पाए जाते हैं, किस किस प्लांट में कैसा कैसा ग्रोथ होता है, या फिर जो भी गुजरात के प्लांट्स के बारे में हम पता कर सकते हैं थ्रू फ्लोरा, उसे हम बोलेंगे फ्लोरा ऑफ गुजरात। Now we come to the other type. So these are books of instruction having information for identification of names of species in a particular area. So this word is important, having information for identification of names of species in a particular area, यानी कि यहाँ पर
प्लांट के किसी भी या फिर एनिमल के किसी भी स्पीशीज की अगर आप बात करें तो उनके बारे में, उनके सारे टैक्सोनॉमिक लेवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है ये। यानी कि अगर आप मैंगो की बात करें तो उसका किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है, वो सारे इंफॉर्मेशन यानी कि डिफरेंट टैक्सोनॉमिक लेवल्स पे जो इंफॉर्मेशन होता है वो ये स्टोर करता है। दैट इज दीज आर बुक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिनमें इंफॉर्मेशन होता है किसी भी स्पीशीज के बारे में पता करने के लिए। तो स्पीशीज के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, यानी कि उसके जितने भी कैटेगरीज हैं अलग अलग टैक्सॉन लेवल पे, तो उन इंफॉर्मेशन को ये स्टोर करता है। नाउ वी कम टू मोनोग्राफ्स। तो मोनोग्राफ्स में क्या होता है कि दीज कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन टैक्सॉन रिलेटेड टू देयर आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो यहां पर ये सारे स्टेप्स हमने पहले ही पढ़ रखा है टैक्सोनॉमी में। तो टैक्सोनॉमी में हमने देखा था कि आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। सो दीज वर द नॉर्मल स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। और सिस्टमैटिक्स में हमने देखा था कि एक और स्टेप था, दैट वाज डिस्क्रिप्शन। सो ये सारे स्टेप्स में के बारे में जो इंफॉर्मेशन होता है वो किसी एक टैक्सॉन के बारे में रखा जाता है, तो उसे हम मोनोग्राफ कहते हैं। यानी कि यहां जो इंफॉर्मेशन होगा सिर्फ एक टैक्सॉन की बात हो रही है यहां पर। ये एक टैक्सॉन किसी भी लेवल का हो सकता है, यानी कि किंगडम हो सकता है, फाइलम हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, फैमिली हो सकता है, क्लास हो सकता है, जीनस हो सकता है, स्पीशीज हो सकता है। किसी भी लेवल का कोई भी एक टैक्सॉन हो, उस टैक्सॉन के बारे में, उसमें जो स्पीशीज पाए जाते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के लिए जो जो इंफॉर्मेशन की जरूरत है वो इंफॉर्मेशन यहां पर होता है। दैट इज इन द केस ऑफ मोनोग्राफ। नाउ वी कम टू दिस कैटलॉग पार्ट। So these are just the index of plant species. So जिस तरह आपके नोटबुक या बुक में इंडेक्स होता है, उसी तरह यहाँ पर जो इंडेक्स होता है प्लांट स्पीशीज का, किसी भी एरिया में जो भी प्लांट स्पीशीज पाए जाते हैं उनका जो नाम का लिस्ट होता है वो होता है आपका कैटलॉग। यानी कि इट इज अ लिस्ट और रजिस्टर कंटेनिंग ऑल द नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो सपोज अगर हम अहमदाबाद का जो कैटलॉग है वो निकालें तो अहमदाबाद में किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं या फिर किस तरह के स्पीशीज, हम गुजरात की बात कर सकते हैं, हम किसी और स्टेट, किसी और कंट्री की बात कर सकते हैं। तो वहां पर जो जो नेम्स ऑफ जो स्पीशीज पाए जाते हैं, चाहे वो एनिमल के हो, चाहे प्लांट के हो, चाहे किसी कैटेगरी के हो, उनका जो पूरा लिस्ट होगा उसे कहते हैं कैटलॉग। सो इट इज जस्ट लाइक एन इंडेक्स। जैसे आपकी कॉपीज में या बुक्स में जो इंडेक्स प्रिंटेड होते हैं, सो वो इंडेक्स की तरह होता है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ नाम होते हैं और नाम का एक रजिस्टर होता है, उसी को हम कहते हैं कैटलॉग। यहाँ पे स्पीशीज का नाम का बस एक रजिस्टर होता है। सो दीज आर द 4 वेरी सिमिलर टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स व्हिच आर यूज्ड इन द केस ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन, वी कैन से दिस। So now we'll study about the other types of taxonomical aids such as botanical gardens or zoos. Now we'll study about the botanical gardens and also the zoological parks or gardens. So botanical garden is a large piece of land, but it is enclosed. It is not totally open piece of land just like any empty land. So यहाँ पर एक बहुत बड़े एरिया में प्लांट्स को ग्रो किया जाता है जो कि वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से लाए जाते हैं, अगर वो उस क्लाइमेट में सूटेबल तरीके से ग्रो कर सके तब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बोटानिकल गार्डन्स होते हैं ये काफी बड़े एरिया होते हैं लैंड के, जिसपे कि बहुत ही ज्यादा स्पीशीज के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, उनको स्टडी करने के लिए, उनके फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए, उनके ग्रोथ को स्टडी करने के लिए। तो प्लांट्स का यहाँ पर लिविंग प्लांट्स का रेफरेंस होता है। यानी कि हर्बेरिया में हमने क्या देखा था कि डेड शूट्स यानी कि प्लांट के पार्ट्स को हम स्टोर करते थे, लेकिन बोटानिकल गार्डन में पूरा का पूरा प्लांट होगा और वो लिविंग होगा। यानी कि हम बोटानिकल गार्डन में प्लांट को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, बहुत लंबे टाइम तक स्टडी कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली दीज आर इंस्टीट्यूशंस लोकेटेड इन एन एनक्लोज्ड पीस ऑफ लैंड, दे हैव अ लार्ज कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। यानी कि यहाँ पर लिविंग प्लांट्स होंगे और ये एनक्लोज्ड पीस ऑफ लैंड होगा। सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एनक्लोज्ड पीस ऑफ लैंड है और यहाँ पे लिविंग प्लांट्स ऑफ
फॉर रेफरेंस है। नाउ जैसे ही किसी भी बोटानिकल गार्डन में जो हर एक प्लांट होता है उस पर कुछ लिखा होता है और वो होता है उसका साइंटिफिक नेम और उसका जो फैमिली नेम, यानी कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे कि अगर हम पोटैटो की बात करें तो ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगर हम किसी और प्लांट की बात करें जैसे कि हम पल्सेस की बात कर सकते हैं तो वो बिलोंग करते हैं फैबेसी फैमिली को या लेगुमिनोसे फैमिली को। अगर हम वीट की बात करें तो ये पोएसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो इस प्लांट में यानी कि किसी भी बोटानिकल गार्डन में जो भी प्लांट होता है ना उस पे जो एक लेबल लगा होता है यानी कि उस पर नाम लिखा होता है कि वो किस फैमिली का है और उसका साइंटिफिक नाम क्या है। फॉर एग्जांपल मैंगो प्लांट पर लिखा होगा मैंगीफेरा इंडिका या फिर उसका जो फैमिली होगा उसके बारे में लिखा होगा। तो दुनिया में कुछ फेमस बोटानिकल गार्डन्स हैं एंड दिस इज द मोस्ट फेमस बोटानिकल गार्डन इन द वर्ल्ड, दैट इज द रॉयल बोटानिकल गार्डन। इसे नॉर्मली क्यू गार्डन भी कहा जाता है। ये कहां पर है तो ये क्यू इन लंदन, ये इंग्लैंड में होता है। तो इस रॉयल बोटानिकल गार्डन को कहीं कहीं पर क्यू गार्डन भी लिखा जाता है क्योंकि ये क्यू में लोकेटेड है। अब इंडिया का जो सबसे बड़ा है वो है इंडियन बोटानिकल गार्डन इन हावड़ा। दिस इज लार्जेस्ट इन इंडिया। अब एक और बहुत फेमस है दैट इज नेशनल बोटानिकल गार्डन। इट इज लोकेटेड इन लखनऊ। यहाँ पर एक बहुत ही डेडिकेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि इसी से एसोसिएटेड है एंड दैट्स नेम इज नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज NBRI। इट इज आल्सो इन लखनऊ। सो इस बोटानिकल गार्डन का जो एक तरह से हम रिसर्च यूनिट कह सकते हैं, वहां पर जो साइंटिस्ट की टीम है वो जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करती है उसे कहते हैं NBRI, दैट इज नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अलावा एक और इंडिया में काफी फेमस है जिसे हम कहते हैं लॉयड बोटानिकल गार्डन जो कि दार्जिलिंग में सिचुएटेड है। सो नाउ वी कम टू ज़ूलॉजिकल पार्क्स और ज़ूलॉजिकल गार्डन्स। तो यहाँ पर हम ज़ूलॉजिकल पार्क्स भी बोल सकते हैं या ज़ूलॉजिकल गार्डन, जस्ट लाइक बोटानिकल गार्डन है तो यहाँ पर ज़ूलॉजिकल गार्डन्स है। तो बॉटनी का मतलब होता है रिलेटिंग टू प्लांट्स, यानी कि वहां प्लांट्स की बात हो रही थी, यहाँ ज़ूलॉजी यानी कि ज़ूलॉजी में एनिमल्स की बात होगी। तो जिस तरह वहां पर हम लिविंग प्लांट्स को रखते थे उसी तरह यहाँ पर लिविंग एनिमल्स को रखेंगे। तो NCERT के अकॉर्डिंग ज़ूलॉजिकल पार्क और जू लगभग सेम होता है, बट ऐसा नहीं है। ये ऐसे एनक्लोज्ड एरियाज होते हैं जहां एनिमल्स को ओपन एरियाज में रखा जाता है, ओपन एनक्लोजर्स में रखा जाता है, बंद पिंजरों में नहीं रखा जाता है। एनिमल्स आर गिवन अ लॉट ऑफ स्पेस जिसपे कि एनिमल्स रोम अबाउट कर सकते हैं। तो जूज में क्या होता है ना, जिसे आप नॉर्मली जू कहते हो, जू में जानवरों को पिंजरे में रखा जाता है यानी कि केज में रखा जाता है। सो वहां पर एनिमल्स को नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। लेकिन इन द केस ऑफ ज़ूलॉजिकल पार्क और ज़ूलॉजिकल गार्डन्स एनिमल्स डू गेट सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट कंडीशंस। तो यहाँ पर काफी बड़े एरिया में जानवर को रोम अबाउट करने के लिए स्पेस मिलता है। बट ज़ूलॉजिकल पार्क इज नॉट सेम एज जू। जू में जानवरों को पिंजरे में रखा जाता है, ज़ूलॉजिकल पार्क में ओपन एरिया में रखा जाता है। नाउ द अदर पॉइंट इज दीज प्रोवाइड मोर नेचुरल एनवायरनमेंट टू एनिमल्स। जूस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा ये नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे जूस को क्या किया गया है कि कन्वर्ट कर दिया गया है ज़ूलॉजिकल पार्क में, यानी कि उसके एरिया को इंक्रीज किया गया है, पिंजरों को हटा के यानी कि केजेस को रिमूव करके जानवरों को खुला स्पेस दिया गया है। एंड नाउ दोज जूस आर कन्वर्टेड इनटू ज़ूलॉजिकल पार्क्स। तो अप्रोक्सीमेटली ऐसे इंडिया में 200 ज़ूलॉजिकल पार्क्स या जूज कह सकते हैं जो कि इंडिया में टोटली हैं, अप्रोक्सीमेटली 200। तो जूज एंड ज़ूलॉजिकल पार्क्स आर नॉट द सेम बट अकॉर्डिंग टू NCERT दीज आर ऑलमोस्ट सेम। लेकिन अंतर क्या है, जू में जानवर को केजेस में रखेंगे, पिंजड़े में रखेंगे, और ज़ूलॉजिकल पार्क में जानवर को नेचुरल हैबिटेट से सिमिलर कंडीशन देंगे और इसको काफी बड़े एरिया में रखते हैं। सो नाउ वी हैड सीन दीज वर जस्ट वेरी सिमिलर टू ईच अदर, यानी कि यहाँ पर लिविंग प्लांट्स थे, यहाँ पर लिविंग एनिमल्स थे। These both areas are enclosed, these are not open areas. So now we'll study about the other taxonomic aids.